गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में आज हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम, जो एचएससी का 7th चैप्टर है। ऑलरेडी फर्स्ट 6 चैप्टर्स के जो वीडियो है वो हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल मतलब नेशन, इनकम मतलब जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है। तो हमारे नेशन का जो इनकम हमें रिसीव होता है वो बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नेशनल इनकम ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। मैक्रो कॉन्सेप्ट और माइक्रो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही पढ़ी थी। माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल चीज़ पे हम लोग जब भी स्टडी करते हैं उसको हम लोग नेशनल इनकम, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैक्रो क्या रहता है? एंटायर पार्ट। सो हमारे पूरी कंट्री का, हमारी पूरी नेशन का हम लोग यहाँ पे इनकम काउंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं। ये एक कंपोजिट मेजर है। कंपोजिट मेजर मतलब जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशंस हो गए, एक्सचेंजेस हो गए, मतलब परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स हो गई, ये सारी चीज़ें किस हिसाब से देखी जाती है, ये सब कंपोजिट मेजर्स में आता है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआईसी इन 1949। मतलब नेशनल इनकम कमेटी। यहाँ पे कमेटी बिठाई गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम कमेटी, जो आई थी इन द ईयर ऑफ 1949। अभी एट प्रेजेंट ये जो हमारा इनकम है या इनकम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें पब्लिश की जाती है वो कौन करता है? सीएसओ, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सारे इनकम्स और नेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस एवरी ईयर पोस्ट करते हैं या फिर पब्लिश करते हैं। नेशनल इनकम पहली बात तो मॉनेटरी है। इनकम मतलब क्या हुआ? मनी हुआ। तो ये सारी की सारी एक्सप्रेस की जाती है इन द टर्म्स ऑफ मनी। टोटल इनकम मतलब मेरे कंट्री का इंटायर इनकम जहाँ पे काउंट होता है उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है? A national income estimate the measure of a volume of commodity and the services turned out during the period counted without duplication। मतलब मेरा ऐसे टाइप का इनकम, नेशनल इनकम मतलब क्या? जहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को हम लोग मेजर करते हैं। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को हम लोग मेजर करते हैं और वो मेजर करने के टाइम कोई भी प्रोडक्ट डबल काउंट, मतलब एक प्रोडक्ट 2 बार काउंट नहीं किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के फीचर्स क्या है? सो फर्स्ट फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो एंटायर पार्ट, पूरे एंटायर कंट्री का इनकम हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो गया है? मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब पूरा एंटायर एग्रीगेट लेवल पे हम लोग देखते हैं। सेकेंड, वैल्यू ओनली फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं, अभी रॉ मटेरियल का ही काउंट नहीं लिया जाता। मतलब रॉ मटेरियल अलग, WIP अलग। वैसे गुड्स हमारे 3 टाइप से आते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल होता है। WIP मतलब जहाँ पे वो गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, उसको प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। और फिनिश गुड्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे रेडी है सेल आउट करने के लिए। सो यहाँ पे जो भी गुड्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स रहते हैं, ना कि रॉ मटेरियल और WIP। मतलब रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल और जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में चल रहा है वो इसमें काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं नेट एग्रीगेट वैल्यू। मतलब नेट एग्रीगेट वैल्यू मतलब क्या? हमारा एक टाइप का कॉस्ट होता है, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे असेट की वैल्यू कम होती है। अभी असेट की वैल्यू कैसे कम होगी? मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो। मोबाइल हम लोगों ने खरीदा 20,000 का, आफ्टर अ ईयर और 2 उसका वैल्यू 20,000 नहीं होने वाला है, वो कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि उसके वैल्यूएशंस कम हुए, यूज़ कर करके उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो इसके लिए वो डेप्रीसिएट हो गया, मतलब वैल्यू कम हुई। तो यहाँ पे भी नेट एग्रीगेट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जिसमें गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें डेप्रीसिएशन का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। मतलब मेरे नेशनल इनकम में डेप्रीसिएशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब बाहर की कंट्रीज से हमको जो इनकम मिलता है, हम लोग बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तभी हमें पैसा आता है, जब भी इम्पोर्ट करते हैं तभी हमारा पैसा जाता है, क्योंकि वो एक होता है सेल्स, एक होता है परचेस। सो ये जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस आने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचती है वो हो गई हमारी इनकम, जो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज से हमें रिसीव हुई होती है, ये भी इसमें काउंट की जाती है। सो अब्रॉड से जो मिलता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट किया तो रिसिप्ट होगा और इम्पोर्ट किया तो पेमेंट होगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, एंड होता है मार्च पे।
हमारा अप्रैल मंथ मतलब अप्रैल 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर है, वो पूरे साल पे, वो पूरे पीरियड में हमारा जो इनकम किस हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है ये देखा जाता है. इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर. मतलब पूरे साल में वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी बार प्रोड्यूस हुआ है, कितनी बार प्रोड्यूस होकर सेल आउट हुआ है, ये चीज़ इसमें फोकस की जाती है. एंड इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. और दूसरा हम लोगों से इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस भी है. ये नेशनल इनकम काउंट करना, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, सेल करना, कंज्यूम करना, एक बार कंज्यूम करके एक बार प्रोड्यूस करके कोई रुकता नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है. नेक्स्ट आता है मनी वैल्यू. जो भी हमारा नेशनल इनकम में काउंट होगा वो सारा का सारा मॉनेटरी कॉन्सेप्ट होगा. मतलब इसमें हम लोग मनी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मतलब मेरा नेशनल इनकम जो हम लोग काउंट करते हैं, हमारी कंट्री जो इनकम काउंट करती है उसका फ्लो किस हिसाब से चलता है. ये तो ऊपर पढ़ ले कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक सर्कुलर पैटर्न है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है. तो यही फ्लो कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम की कैसे देखी जाती है. तो बेसिकली आपको इसमें 3 पार्ट है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर. बट HSC के लिए आपको सिर्फ 2 है, आई गेस 2 सेक्टर है और हाँ सिर्फ 2 सेक्टर ही है. हाँ, HSC के लिए सिर्फ आपको 2 सेक्टर्स है, 4 सेक्टर नहीं है, ना ही 3 सेक्टर्स है. सो 2 सेक्टर्स में क्या क्या आता है, तो जहाँ पे हमारा इनकम, एक सिंपल ध्यान रखना है, मैं जॉब करती हूँ, वहाँ से मेरे को पैसा आता है, वही पैसा लेके मैं कहीं और मेरे बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए खर्चा करती हूँ. मतलब वो पैसा किसी और कंपनी में चला गया, मतलब मैंने क्या कि इनकम कमाया, वही इनकम मैंने कहीं और एक्सपेंडिचर कर दिया ताकि मैं मेरी बेसिक नीड्स फुलफ़िल कर सकूँ. सिंपल में इसको हम लोग ग्राफिकली वो सर्कल देखते हैं. तो मैंने एक कंपनी में काम किया, वहाँ से मेरे को इनकम आया, उसमें मैंने रेंट वेजेस वगैरह पे किया, हाउस होल्ड का जो भी कंजम्पशंस की ज़रूरत थी वो सारे लिए, लाइक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से गुड्स एंड सर्विसेज हो गए. उसमें हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, मतलब एक जगह से पैसा आता है, दूसरी जगह पे वो पैसा शिफ्ट हो जाता है. सो और जो 2 सेक्टर है इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स आते हैं, विच इज़ हाउस होल्ड एंड फर्म. ठीक है, जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म, ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं. सो 2 सेक्टर में हमारा एक जगह से पैसा आया, दूसरी जगह मैंने इन्वेस्ट किया, वापस वो आएगा. मतलब वो सर्कल चलता रहेगा, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि यहाँ से आया तो वापस वो मेरे पास आएगा, वो कहीं पे भी आएगा या कहीं और से आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो इसके लिए 2 सेक्टर्स में क्या है, मेरा जो हाउस होल्ड है और बिजनेस फर्म, 2 पार्ट्स में हाउस होल्ड और फर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, y = C + I. y मतलब क्या होता है, मेरा इनकम होता है, C मतलब मेरा कंजम्पशंस, मतलब जो मैं यूटिलाइज करती हूँ, I मतलब मैं कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करती हूँ. ठीक है, तो इसके अभी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है. मेरा जो नेशनल इनकम है इसमें हम लोग GDP, NDP, GNP, NNP, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट आता है GDP का. GDP को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. मतलब विद इन द कंट्री जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे जो टेरिटरी के अंदर बनाए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे, सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसको बोलते हैं GDP. तो ये जो GDP है वो GDP किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, C + I + G + X - M. C मतलब क्या होता है, कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो, और X - M मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. इस हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है NDP. NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. मतलब क्या कि यही चीज़ डोमेस्टिक की जो नेट लेवल पे हम लोग कैलकुलेट, सेम लाइक GDP भी टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होता है, इसके लिए C + I + G + X - M हुआ. NDP भी वही होता है,
नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी वही होता है, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ही प्रोड्यूस करते हैं। बट इसमें सिर्फ एक चीज़ एडिशन होती है कि इसमें से जो हमारा डेप्रीसिएशन कॉस्ट होता है, डेप्रीसिएशन मैंने बोला था हमारे असेट की वैल्यू कम होना, तो ये जो असेट की वैल्यू माइनस हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है जीएनपी विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी क्या होता है, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन्युअली, मतलब पूरे साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एन्युअली इन अ कंट्री विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मतलब क्या, मैं विद इन द कंट्री ही वो प्रोड्यूस करने वाली हूँ। जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, वो विद इन द कंट्री ही मैं प्रोड्यूस करने वाली हूँ। बस इसमें क्या होता है कि मेरे जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो सारे के सारे कॉस्ट हमारे मार्केट प्राइस के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, मतलब कंजम्पशन भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, गवर्नमेंट भी हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी हो गया, उसके साथ आया रिसिप्ट माइनस पेमेंट, मतलब मेरे को जहाँ से पैसा आया माइनस जहाँ पे पैसा मेरा गया, वो लोग उसका भी डिफरेंस इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट आता है NNP, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे भी द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का रेजिडेंट है, मतलब हमारे कंट्री का रेजिडेंट बंदा होगा, वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। सो वापस उसका NNP का भी सेम, GNP माइनस डेप्रीसिएशन, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। सो GDP और GNP सिमिलर है, और GDP और GNP सिमिलर है फॉर्मूला वाइज थोड़ा बहुत, और NDP और NNP सिमिलर है क्योंकि दोनों में डेप्रीसिएशन माइनस हो रहा है। अभी आगे हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। सो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आउटपुट क्या होता है। सो आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो आउटपुट मेथड मतलब दिस मेथड इज मेजरिंग द नेशनल इनकम, इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड। मतलब यहाँ पे हमारे नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है और इसी मेथड को हम लोग इन्वेंट्री मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे वाइल यूजिंग द मेथड्स अट मोस्ट केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड द मल्टीपल और डबल काउंटिंग। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन देखा था नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम के डेफिनेशन में क्या उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग वो सारी चीज़ें काउंट करते हैं जो फिनिश गुड्स है और जिसकी डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। सो आउटपुट मेथड में भी वही कहा जा रहा है कि हमारे जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिनिश गुड्स आउटपुट में मिल रहा है और उसकी डबल या मल्टीपल काउंटिंग नहीं हो रही है, मतलब एक प्रोडक्ट 2 या उससे ज़्यादा बार नहीं, एक ही बार काउंट होगा। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस, कॉमर्स। मतलब ये सेक्टर में, ये मेथड में, आउटपुट के मेथड में हमारी जो कंट्री है, मतलब हमारी जो सेक्टर्स है वो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि एग्रीकल्चर आ गया, माइनिंग आ गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं वो आ गया, कॉमर्स आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया जो एक जगह से दूसरी जगह हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। वैसे तो इसमें जो भी ऑल्टरनेटिव, देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, मतलब ये 2 मेथड्स है, 2 अप्रोचेस पे मेजर कर सकते हैं GNP, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहला है फाइनल गुड्स अप्रोच और फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, मतलब जो प्रोडक्ट पूरा प्रोड्यूस हो चुका है और उसको मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली यूज़ उठा के, या तो वो अगर ईटेबल गुड्स है तो मैं खा सकती हूँ, और या फिर यूज़फुल कोई चीज़ है तो मैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकती हूँ, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच मतलब जहाँ पे डबल काउंटिंग इग्नोर होती है, मतलब डबल काउंटिंग नहीं की जाती है, जो भी हम लोगों ने मीनिंग में पढ़ा था। अभी इसके प्रिकॉशंस क्या है, वापस आ गया अवॉइड डबल काउंटिंग, 2 बार नहीं काउंट करना है। फिर आता है सेल्फ कंजम्पशंस के लिए, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं हम ही नहीं, वो लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड द मार्केट प्राइसेस टू बी डिडक्टेड एंड द सब्सिडीज
गिवन बाय द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी टैक्सेस दो पार्ट्स के हैं, आगे जाके इन डिटेल वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का होता है कि जो टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली हमारे इनकम से ले लेती है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम लोग खर्चा करते हैं तो उसमें से जो टैक्स कट होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हमारे बेसिकली मार्केट प्राइस पे डिडक्ट किए जाते हैं और जो गवर्नमेंट सब्सिडीज पे भी वर्क करते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट है चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन द डिफरेंट ईयर्स मस्ट टेकन इनटू अकाउंट्स। मतलब अलग जो प्राइस लेवल्स चेंज होते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे, हमारे पास जैसे इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, तो हमारी जो प्राइसिंग है उसमें भी डिफर करता है। तो ये जो डिफरेंसेस है यहाँ, ये भी चीज़ें हमारे अकाउंट्स में काउंट की जाती है। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। मतलब मेरे जो एक्सपोर्ट्स के खर्च वैल्यूज़ है उसको और इम्पोर्ट के वैल्यू है वो दोनों को, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करना है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट शुड बी डिडक्टेड। मतलब जो हम लोगों ने जीएनपी और एनएनपी में पढ़ा था कि हमारे जो कॉस्ट आते हैं उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट आता है सेल एंड द परचेस ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ करंट प्रोडक्शन। मतलब जो भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं और जो भी गुड्स हम लोग परचेस करते हैं वो दोनों को, मतलब जो भी सेल करते हैं एंड परचेस करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स, जो अभी फर्स्ट हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स क्या होता है कि ये मोबाइल है, एक पर्टिकुलर मोबाइल मैं यूज़ करी हूँ और यूज़ करने के बाद मैंने किसी और को वो यूज़ करने के लिए बेच दिया, तो वो हो गया सेकेंड हैंड। और जो फ्रेशली मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद के हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं फर्स्ट हैंड या फिर ब्रांड न्यू। ठीक है, सो यहाँ पे जो सेकेंड हैंड गुड्स है इसको इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो इनकम मेथड जो हमारे नेशनल इनकम इज नोन एज अ फैक्टर कॉस्ट मेथड। इनकम पेमेंट इज रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर ईयर एडेड टुगेदर बट नॉट इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इज इग्नोर्ड। मतलब ये नेशनल इनकम है, हमारे जो फैक्टर कॉस्ट मेथड से ही ये वर्क करता था, फैक्टर प्रोडक्शन मेथड से ही वो वर्क करता है। इसमें हमारा जो इनकम है कंट्री का, वो एंटायर कंट्री का जो इनकम है वो कैलकुलेट किया जाता है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जो अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। और इसमें हमारा जो भी इनकम होता है, इसमें हमारे जो भी देखो, बट इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इज इग्नोर्ड। मतलब मेरे को इनकम रिसीव वो पेमेंट का है, कुछ तो पे ऑफ करना है उससे, तो वो सारे इनकम्स इसमें इग्नोर होंगे। ठीक है, तो अभी इसमें जीएनपी जो है, जीएनपी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कैलकुलेट कैसे होगा, तो नेशनल इनकम में आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस एम आई प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, ये इसका इक्वेशन हो गया। मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। मतलब मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि अलग अलग जगह से मेरे को जो इनकम मिलता है वो सारा। नेट एक्सपोर्ट और नेट रिसिप्ट, ये सबको ऐड करना है। मतलब नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ये सबको ऐड करने के बाद मेरे को इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, तो फर्स्ट प्रिकॉशन होता है कि जो भी हमारा इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स मिल गए, कोई गिफ्ट्स मिल गई, ये सारी चीज़ें इसमें इग्नोर हो जाएंगी। अनपेड सर्विसेज लाइक हाउस वाइफ, टीचर टीचिंग हर हिज और हर चाइल्ड शुड बी इग्नोर। मतलब घर पे वाइफ काम करती है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से हम लोगों को कोई एजुकेशन मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इग्नोर की जाती है। एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, हम लोगों ने मीनिंग में ही पढ़ा था। इनकम फ्रॉम द शेयर्स एंड द बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर एज दे आर नॉट एड एनीथिंग इन द रियल नेशनल इनकम। मतलब जो भी शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ अ कंपनी का कैपिटल, वो हम लोगों ने सेल आउट करके हमें उसमें से जो पैसा आता है और बॉन्ड्स में जो पैसा आता है वो भी इसमें से इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स शुड बी इग्नोर। डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरे इनकम में से जो टैक्स कटता है वो मेरा डायरेक्ट टैक्स होता है, और ये जो डायरेक्ट टैक्स है गवर्नमेंट को रेवेन्यू मतलब इनकम हो गया, तो ये जो इनकम गवर्नमेंट का है वो भी इसमें से इग्नोर होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस सच एज वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड। मतलब कुछ ऐसे कंपनीज है जिनको प्रॉफिट हुआ है पर उनके शेयर होल्डर्स या इसके इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट शेयर नहीं हुआ है, या फिर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टीज़ है उस पर से कुछ इनकम निकला है, या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस है जैसे कि हम लोगों ने वाटर सप्लाई का वगैरह जो पैसा आता है, वो सारे के सारे पैसे हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट
production kept in the self consumption and imputed rent owner occupied the houses should be included। मतलब क्या कि मेरा जो भी प्रोडक्शन है, सेल्फ कंजम्पशन है, मतलब मैं खुद के कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स ले रही हूँ या फिर मेरे घर के लिए ले रही हूँ, पर तो गुड्स तो वो प्रोड्यूस हो गए, मतलब उसकी काउंटिंग तो होने वाली है, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो ये खर्चे का मेथड हम लोग किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? तो एक्सपेंडिचर मेथड में दिस मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम इज नोन एज आउटले मेथड। मतलब इसमें से हमारे जो आउटले है, मतलब मैं जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके सेल आउट करी हूँ, उसमें से जो एक्सपेंडिचर या फिर उसमें से जो खर्चा निकल रहा है वो सारा मेरा नेशनल इनकम में काउंट होगा, नेशनल इनकम काउंट करने के लिए हेल्प होगा। सो उसको हम लोग आउटले मेथड भी बोलते हैं। ये जो आउटले मेथड है उसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे ऐड होगा या फिर वो फॉर्मूला में कैसे अप्लाई होगा? तो वापस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, दैट इज एक्स माइनस पी एंड आर माइनस पी, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट और रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ये फॉर्मूला से हम लोग ये एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब उसके आउटले मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड जो है, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है? तो फर्स्ट प्रिकॉशन है एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। मतलब कोई भी टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज है जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट पैटर्न में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, ताकि डबल काउंटिंग, मतलब ऑलरेडी उस प्रोडक्ट का काउंटिंग अगर हो चुका है तो वापस उसकी काउंटिंग नहीं होगी। एक्सपेंडिचर ऑन द रीपर्चेस ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसको वापस यहाँ पे भी इग्नोर होगा। पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो भी सेकेंड हैंड गुड्स है उसको इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, मतलब जो भी स्कॉलरशिप है या फिर ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्कॉलरशिप्स है, गिफ्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें ये एक्सपेंडिचर्स में से इग्नोर हो जाएगी, मतलब ये मेथड में भी वो इग्नोर की जाएगी। मतलब रीपर्चेस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स। अभी क्या है कि हमारे जो शेयर्स वगैरह रहते हैं वो आईपीओ एफपीओ दो पैटर्न में रहते हैं। आईपीओ क्या रहता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कंपनी खुद से वो मार्केट में शेयर्स लाती है और हम लोग वो खरीदते हैं, ठीक है, वो तो काउंटेबल है। बट यही शेयर्स अगर मैंने कल जाके वापस सेल आउट किया और किसी और ने खरीदे तो सेकंड हैंड, मतलब एफपीओ पैटर्न हो गए। तो ये जो एफपीओ पैटर्न है ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो काउंटेड है, तो डबल काउंटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी डिडक्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हमारे एक्सपेंसेस पे जीएसटी वगैरह लगता है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये सारी चीज़ें इसमें से डिडक्ट की जाती है, माइनस की जाती है। एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, मतलब जो पूरे गुड्स, पूरा मतलब रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, उसको प्रोसेस किया, उसमें से मैंने फिनिश गुड्स बनाया, तो ये जो फिनिश गुड्स बनता है फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, उसी पे हमारे जो वही चीज़ें हमारी क्या होने वाली इसमें इंक्लूड होने वाली है। फिर आता है लास्ट, सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड। सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट जो हम लोगों को बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करती है वो इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम काउंट करने के लिए कहाँ हम लोगों को डिफिकल्ट पड़ सकता है, हार्ड पड़ सकता है। तो ये बेसिकली दो पार्ट में इंक्लूडेड है। एक है थियोरेटिकली, मतलब जो हम लोगों ने थियोरेटिकली सोचा था, और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए। सो दो पार्ट्स में है। सो एग्जाम्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि थियोरेटिकली जो डिफिकल्टीज है वो एक्सप्लेन करो, तो पॉइंट ए आपको एक्सप्लेन करना है, और प्रैक्टिकली पूछा होगा तो पॉइंट बी आपको एक्सप्लेन करना है। सो थियोरेटिकली में पहला पार्ट है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, मतलब जो पेंशन्स है या फिर अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस, हम लोग अलाउंसेस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, या फिर हमारा जो भी अदर पेमेंट्स है नेशनल इनकम के रिलेटेड हो या ना हो, तो वो पेमेंट ट्रांसफ़र करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। इलीगल चीज़ें होती जो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब चोरी हो गया, ब्लैक मनी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इग्नोर की जाती है। फिर आता है अनपेड सर्विसेज। अनपेड सर्विसेज मतलब मैंने ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर ली जिसपे से मैंने उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया तो वो वापस कैलकुलेट नहीं हो सकता। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब मैंने क्या किया, मैं कुछ तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हूँ। फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरे खुद की कपड़ों की फैक्ट्री है, वही कपड़ों की फैक्ट्री में से मैंने कुछ 10 कपड़े मैंने खुद के लिए ले लिए। अभी वो तो फैक्ट्री मेरी है तो मेरे को पैसा तो नहीं देना है, पर वो प्रोड्यूस किया हो गुड्स मैंने तो कंज्यूम कर लिया ना, तो सेल्फ कंजम्पशन हो गया। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए मैंने गुड्स लिया, उसका पैसा भी नहीं दिया, तो काउंट होगा क्या? नहीं होगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म, मतलब बाहर की कंट्री से जो भी इनकम होगा वो हम लोग वापस इसमें इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अंडरटेक्स द प्रोडक्शन वर्क।
जहाँ पे मतलब पूरा बाहर का फर्म ही वो प्रोडक्शन वगैरह कर रही है, वो इग्नोर हो जाएगा। वैल्यूएशंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट डिफेंस हो गया, वॉर हो गया, लॉ ऑर्डर्स हो गए, तो इसके लिए जो खर्चा किया जाता है, जो या फिर इसमें से जो भी इनकम आता है, जो कैलकुलेट किया जाता है, वो भी इसमें कभी कभी दिखाया नहीं जाता है। चार्जिंग प्राइस लेवल, द नेशनल इनकम मे शो द इंक्रीज इवन दो द प्रोडक्शन में हैव डिक्रीज। मतलब कभी कभी क्या होगा कि मेरा जो इनकम है वो ज़्यादा दिख सकता है, भले मेरे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन अगर कम भी हुआ होगा तो मे बी मेरा नेशनल इनकम ज़्यादा दिख भी सकता है। ऑल्सो व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स द नेशनल इनकम शोज डिक्रीज इवन दो प्रोडक्शन इज इंक्रीज। मतलब ये सारी चीज़ें किस पे चलती है, मेरे प्राइजेस पे। प्राइस बड़ी होगी, भले मेरा प्रोडक्शन कम है, बट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से मेरा नेशनल इनकम ज़्यादा दिख रहा है। और अगर प्राइस ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो मैं कितना भी प्रोडक्शन कर लूँ मेरा नेशनल इनकम में भी कम दिख सकता है। सो अभी नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स की तरफ। तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स में पहला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम लोग कितना भी ट्राई कर ले कि एक प्रोडक्ट एक बार से ज़्यादा काउंट नहीं होना चाहिए नेशनल इनकम के अंडर, बट एवरी टाइम, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन है, बहुत अलग अलग टाइप से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेल आउट किए जाते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार काउंट होगा, इसकी गारंटी 100% हम लोग नहीं ले सकते। सो ये पहला प्रैक्टिकल लेवल पे प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ अ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटाइज सेक्टर में क्या आ गया, जैसे कि एग्रीकल्चर, स्टील बीइंग इन द नेचर ऑफ अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बार्टर सिस्टम्स वगैरह जहाँ पे ज़्यादातर यूज़ हो जाते हैं, या फिर जहाँ पे हमारे पैसों का मॉनेटरी मनी का यूज़ वहाँ पे कम होता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे काउंट नहीं हो सकती है। एडिक्वेट, क्योंकि हमारे जो फाइनेंसेस है या हमारी जो अकाउंटिंग है वो बार्टर सिस्टम पे नहीं, तो मॉनेटरी सिस्टम, मोनेटाइज सिस्टम पे ही वर्क करती है। नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट और अनरिलायबल डेटा। मतलब जो इनकम मेरे को रिसीव ही नहीं हुआ, जो कुछ मैंने कंज्यूम ही नहीं किए, रूरल एरिया, अर्बन एरिया के जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं हो, तो ये भी एक प्रैक्टिकल लेवल पे प्रॉब्लम फेस कर सकता है नेशनल इनकम जनरेट करने के लिए या फिर काउंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है डेप्रीसिएशन। अभी डेप्रीसिएशन भी अलग अलग मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, तो आप लोगों ने खुद ने 11th स्टैंडर्ड में 2 मेथड तो पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन एंड WDV मेथड। तो ये जो कैपिटल एसेट्स है, इसके जो डेप्रीसिएशन मेथड है, डेप्रीसिएशन के मेथड है, या फिर जैसे हम लोग वो प्रोडक्ट यूज़ करें वो डेप्रीसिएशन प्रॉपर लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाती है। कैपिटल गेन एंड लॉस। कैपिटल गेन एंड लॉस क्या होता है कि मैंने एक पर्टिकुलर असेट खरीदा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने 2010 में मैंने कोई तो भी लैंड या फिर घर खरीदा, 2025 में या 24 में मैंने डिसाइड किया कि मैं वो सेल आउट करूँगी, तो वो टाइम पे ख़रीदा, बीच में कुछ ना कुछ मैंने रेनोवेशंस कर दिया होगा, पेंटिंग कर दी होगी, कुछ तो खर्चा कर दिया होगा, तो वो खरीदने से लेके पूरा खर्चा बाजू में करने के बाद मैंने जो सेल आउट वैल्यू है, तो ये सेल करने के बाद मेरे को जितना पैसा मिला उसमें से सारे मेरे जो भी खर्चे थे वो मैंने माइनस किए, तो जो मेरे को बचता है वो मेरा हो गया कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन मतलब मेरे जो असेट सेल आउट करने के बाद मेरे को इनकम होता है या लॉस होता है, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है सेकेंड हैंड पैटर्न के टाइम। सेकेंड आता है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, या फिर वो लोग वो प्रोडक्ट के बारे में या प्रोड्यूसर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं जानते, इलिटरेट होते हैं, या फिर वो जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब मेरे जो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट जो फुल्ली प्रोड्यूस्ड है वही काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहला है फॉर द इकोनॉमी। मतलब मेरी जो इकोनॉमी है, मेरा जो नेशनल इनकम है, वो जो है वो हमारी इकोनॉमी या अकाउंट्स के हिसाब से वर्क कर रही है। मतलब जहाँ पे विच आर ऑल्सो नोन एज सोशल अकाउंट्स, इट टेल्स अस द एग्रीगेट ऑफ द नेशनल इनकम। मतलब मेरी इकोनॉमी के बारे में पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। सेकेंड है नेशनल पॉलिसीज़। गवर्नमेंट कैसे करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ लाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आते हैं, तो वो पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। फिर आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों के पास नेशनल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो हम लोग देखेंगे कि हमारी कंट्री कहाँ पे है और हम लोगों को वो कंट्री को कहाँ पे लेके जाना है, या फिर कितना ग्रो करना है, कितना डेवलप करना है, ये सारी प्लानिंग हम लोगों को करना ईजी हो सकता है।
फिर आता है इकोनॉमिक रिसर्च, मतलब मेरा जो प्रोडक्शन है या फिर हमारे कंट्री में क्या रिसर्च हो रही है, स्कॉलर्स कौन है, कौन क्या कैपेबल है, हमारी कंट्री और आगे क्या कर सकती है, सोशली लोगों को जो प्रोडक्शन हो रहा है और आउटपुट मिल रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, ये सब पता चलेगा। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब 10 साल पहले हम लोग कैसे रहते थे, अभी कैसे रह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, मनी वैल्यूएशंस कितनी चेंज हो गई है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे चेंज हो गया है, ये सारी चीज़ें आते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब यहाँ पे हमारे इनकम वगैरह भी काउंट किए जाते हैं, मतलब मेरा जो इनकम कैसे है, क्या है, या फिर जो डेटा रिलेटेड है, वेजेस है, रेंट है, प्रॉफिट्स है, ये सारी चीज़ें भी इसमें काउंट किए जाते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसमें कुछ भी डाउट्स होता आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपके डाउट्स पक्का क्लियर करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज़ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। मतलब पब्लिक में हम लोग मतलब जो हमारी कंट्री है वहाँ पे जो हमारी कॉमन पब्लिक है उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करती है या फिर वो फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सो पब्लिक फाइनेंस में फर्स्ट पार्ट आता है पब्लिक फाइनेंस इज़ अ वन ऑफ द ओल्ड ब्रांच, मतलब पहले से ही ये पब्लिक फाइनेंसेस वगैरह होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट भी हमारे लिए पैसे रेवेन्यू उनका जो आता है जनरेट होता है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड है गवर्नमेंट इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल इन द स्पेसिफिक रीजन, मतलब ये फॉर्मल पैटर्न में भी होता है और इनफॉर्मल पैटर्न में भी होता है। तो नेक्स्ट आता है इसके फंक्शंस क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन है ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन है ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी मतलब जो कंपलसरी पैटर्न में आता है, जिसमें हमारे जो भी अटैक्स वगैरह वॉर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कंपलसरी डिफेंस वगैरह की ज़रूरत है, वो होता है ऑब्लिगेटरी। ऑप्शनल मतलब क्या, हाँ प्रोविजंस जिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर जो इक्वली इम्पोर्टेंट भी है, बट फर्स्ट स्टेज इज डिफेंस एंड सेकेंड स्टेज इज दिस। अभी आते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में दो वर्ड्स है, एक होता है पब्लिक और एक होता है फाइनेंस। पब्लिक मतलब हम लोग कॉमन पीपल और फाइनेंस मतलब मनी, जो खर्चे के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर्स के लिए देखे जाते हैं। सो पब्लिक फाइनेंस जो है वो हमारे कंट्री का इनकम और एक्सपेंडिचर देखा जाता है, जो कौन अरेंज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सो पब्लिक फाइनेंस का डेफिनेशन क्या है, सो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ अ प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड द रेजिंग ऑफ द फंड्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक टाइप का प्रिंसिपल है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं या पैसे अरेंज करते हैं कॉमन पब्लिक के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है हमारा, मतलब स्ट्रक्चर क्या है कि मेरा जो पब्लिक फाइनेंस है 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्थ, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो पहला हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। सो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है हमारे कॉमन पब्लिक पे क्या खर्चा करती है, जो खर्चा करती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए हो गया, ग्रोथ के लिए हो गया, डेवलपमेंट के लिए हो गया, तो वो हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर 4 पार्ट्स में है, रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। सो फर्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद, सेल आउट होने के बाद जो पैसा मिलता है वो होता है पब्लिक रेवेन्यू। तो अभी गवर्नमेंट के लिए ये जो रेवेन्यू है, जो अभी गवर्नमेंट को प्रोडक्शन से भी आता है और अलग अलग चीज़ों से भी आता है। सो ये जो इनकम उनको मिलता है, ये जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कॉमन पब्लिक पे जहाँ पे खर्चा किया जाता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, डे टू डे फंक्शंस के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह हो गया, पब्लिक बीएसटी हो गया, पब्लिक बीएसटी वगैरह हो गया। तो ये सारे जो खर्चे डेली बेसिस पे हुए जाते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि जहाँ पे हमारी कंट्री की असेट्स के रेलवे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना ताकि जो कॉमन पीपल है वो चीज़ें खरीद पाए, एक प्राइस स्टेबिलिटी लाना। नेक्स्ट आता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा तो करे, अभी डेवलपमेंट में क्या था कि गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी उसका बेनिफिट होगा, बेनिफिट इन द सेंस क्या कि हमारी डेवलपमेंट होगी। कुछ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी गवर्नमेंट करती है जिसका हम लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट फॉर द सेफ्टी, जैसे डिफेंस हो गए, वॉर हो गया, फिर बॉर्डर्स पे जो खर्चे किए जाते हैं वो भले डेवलपमेंट विद इन द कंट्री नहीं होते बट वो हमारे डिफेंस के लिए किए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ क्यों रहा है? तो पहला रीज़न है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ ला रहे हैं, अलग अलग सोशल वेलफेयर्स ला रहे हैं, पब्लिक हेल्थ ला रहे हैं, पब्लिक का एजुकेशन स्प्रेड आउट हो रहा है। नेक्स्ट आता है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी फटाफट ग्रो करते जा रहा है। देखा जाए तो 2011 के सेंसस में हमारे 121.02 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन थी, अभी तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। सो रैपिडली हमारा पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है, इसके वजह से भी हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट क्या करिए, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी बहुत काफ़ी हद तक खर्चा करी है, अर्बनाइज करी है। जो छोटे मोटे गांव थे उनको भी अच्छे से डेवलप कर रही है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। मतलब बॉर्डर्स पे भी वगैरह हमें जो डिफेंस एंड हॉस्टालिटी या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो खर्चा बढ़ता है वो भी गवर्नमेंट हमारे लिए करे, ताकि हम लोग और अच्छे से डेवलप हो पाए, ग्रो हो पाए। नेक्स्ट आता है स्प्रेड इन द डेमोक्रेसी। अभी हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के इलेक्शंस किए जाते हैं और कॉमन पीपल हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन हमारी कंट्री को रन करेगा, उसके लिए भी खर्चा होता है। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के भी प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट मेक्स अ ह्यूज एफर्ट फॉर द एलिमेंट गवर्नमेंट मेक्स द ह्यूज एफर्ट फॉर द एलिमेंट इन द वेरियस स्कीम्स एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब मेरी जो जहाँ पे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं मतलब प्रोडक्शंस वगैरह होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उस पर भी अच्छे खासे स्कीम्स और अलग अलग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करिए, ताकि हम लोग वहाँ पे अच्छे से डेवलप कर पाए, ग्रो कर पाए। नेक्स्ट आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह आ जाती है तो वो टाइम पे भी कंट्री हमारी क्या करती है, खर्चे करती है, ताकि वहाँ पे जो भी लोग फंसे होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे उस पर हम लोग बाहर निकल पाए, उनको सपोर्ट मिले, उनको हेल्प मिले, इसके लिए भी काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक रेवेन्यू। सेकेंड पार्ट है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या, कि जहाँ पे हमारे इनकम, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू बेसिकली दो अलग अलग टाइप्स में मिलते हैं। रेवेन्यू मतलब क्या, जो पैसा मिल रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम। सो यहाँ पे जो पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेस है टैक्सेस। गवर्नमेंट को दो टाइप्स का टैक्स होता है। टैक्स मतलब क्या, बेसिकली जो हमारी इनकम से या फिर हमारे एक्सपेंस में से एक छोटा सा पार्ट गवर्नमेंट को जो मिलता है उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स का डेफिनेशन क्या है, द एसेंस ऑफ द टैक्स इन द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर चेंजेस बाय द गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट, द एसेंस ऑफ द टैक्स डिस्टिंग्विश इन द चार्जेस, अच्छा वो डबल हो गया, ऑफ अ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब हम जो है वो टैक्स पेयर है, और जो पब्लिक अथॉरिटी मतलब हमारी गवर्नमेंट है, हमारे ही इनकम से एक छोटा सा पार्ट उनको जाता है, या फिर हमारे ही एक्सपेंस से एक छोटा सा पार्ट उनको जाता है, और वही जो पैसा जो रहता है वो गवर्नमेंट हमारे ही डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए आगे जाके यूज़ करती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। मतलब हम लोगों को, अगर हम लोग इंडिया के सिटीजन है या इंडिया के रेजिडेंट है, तो कंपलसरी हमको वो टैक्स पे ऑफ करना पड़ता है। दूसरा, पेड बाय टैक्स पेयर, मतलब जिसका पैसा वो टैक्स भरेगा। नेक्स्ट है टैक्स बाय द पर्सन डज नॉट एंटाइटल टू हिम टू रिसीव डायरेक्टली इन द प्रपोर्शनेट ऑफ द बेनिफिट। मतलब टैक्स ऐसे इंसान से, पर्सन डज नॉट एंटाइटल्ड हिम, मतलब ऐसा इंसान जो एंटाइटल्ड नहीं है डायरेक्टली वो बेनिफिट्स के लिए, मतलब ऐसा इंसान जो बेनिफिट्स नहीं भी ले रहा होगा तो वो एंटाइटल्ड नहीं है। बेसिकली जो इंडिया में रेजिडेंट ना हो तो उनके रूल्स अलग होते हैं। टैक्स इम्पोज बाय द इनकम प्रॉपर्टी, मतलब हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, कमोडिटीज़ है, सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हम लोग जो सेल, हर एक पॉलिसी के बेसिस पे वो डिसाइड होता है। सो अभी हमारे पास दो टाइप्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो पूरा, मतलब मैं जहाँ से इनकम कमा रही हूँ, इट कैन बी 5 टाइप्स ऑफ इनकम रहते हैं हमारे। एक होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। ये 5 जो है, मतलब मैंने कहीं पे जॉब कर रही हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे पास जो घर है वो मैंने रेंट पे दिया हुआ है, उसके बाद मेरे पास जो असेट्स है वो सेल आउट करके मेरे को पैसा मिला है, एंड लास्टली उसके अलावा कहीं और से मेरे को पैसा मिलता है। तो ये सारे जो मेरे को जहाँ से भी पैसे रिसीव होते हैं वो मेरे होते हैं डायरेक्ट टैक्स। वाइल इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो मेरे एक्सपेंसेस पे लगता है, जैसे GST हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, ये सारे जो चार्जेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मेरा पैसा है, मेरे को ही टैक्स भरना है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जाम्पल ले लो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, पर वो GST कौन भरने वाला है, जो रेस्टोरेंट वाला है, पर वो लेता किससे है,
हमसे, मतलब वो उसका टैक्स का बर्डन किस पे ला रहा है, जो हम कॉमन पीपल हैं, ठीक है। सो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्सेस में से पैसा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट को बाकी और जगह से भी पैसा मिलता है, जो विदाउट टैक्स, अगर उसको मतलब जो टैक्स के फॉर्म में उसको अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। सो ये जो टैक्स रेवेन्यू में फर्स्ट पार्ट आता है फीस, मतलब हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस, पीयूसी वगैरह निकाल लेते हैं गाड़ी का, एजुकेशन फ़ीस डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस डाल देते हैं, तो ये सारी फ़ीस जो चार्जेस हम लोग पे ऑफ करते हैं, फ़ीस पे करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की जाती है। दूसरा आता है प्राइस ऑफ अ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, मतलब रेलवे हो गया, बस का खर्चा हो गया, तो बसेस का हो गया, ये सारे जो गवर्नमेंट के अंडर पड़ते हैं उसके टिकट्स के जो पैसे होते हैं वो भी उनका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। फिर आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या कि द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन फॉर द पर्टिकुलर लोकेलिटी इन द एक्सचेंज ऑफ अ स्पेशल फैसिलिटीज गिवन टू द अथॉरिटीज नोन एज अ स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेवी ऑफ द स्पेशल टैक्स फॉर द रेजिडेंट फॉर द पर्टिकुलर एरिया वेयर एक्स्ट्रा, मतलब क्या कि गवर्नमेंट एक स्पेशल पॉलिसीज या स्पेशल असेसमेंट के बेसिस पे भी जो पैसा कमाती है वो पैसा भी अभी उसमें, मतलब वो जो होता है वो टैक्सेस में इंक्लूड नहीं होता है, वो नॉर्मली भी यूज़ नहीं होता है, वो बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन है कि स्पेशल रीज़न के वजह से वो हम लोग वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और उसके जो सर्विसेज के जो पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं वो भी एक रेवेन्यू का फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज, हम लोगों ने सिग्नल तोड़ दिया, फाइन लग गई, तो ये सारी भी नॉन गवर्नमेंट आती है। गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, गवर्नमेंट को कभी कभी डोनेशंस मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स, गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिल जाती है, तो ये भी हम उनका एक इनकम सोर्स है, बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट इनकम, मतलब जो डायरेक्टली नहीं मिलता है और ना ही टैक्स फॉर्म में मिलता है। फिर आता है स्पेशल लेवीज। स्पेशल लेवीज मतलब क्या कि जहाँ पे हार्मफुल, मतलब लेविड ऑन दोज कमोडिटीज़ फॉर द कंजम्पशंस विच आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ वेलबींग, फॉर एग्जाम्पल वाइन, ओपियम एंड इंटॉक्सिडेंट्स, मतलब ऐसी जो हार्मफुल चीज़ें हैं जो कॉमन पब्लिक के लिए बहुत हार्मफुल है फिर भी मार्केट में वो सेल आउट हो रही है, उस पे से भी जो भी फाइन एक्स्ट्रा चार्जेस निकल जाते हैं वो भी रेवेन्यू का फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है बोरोइंग। द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, मतलब क्या, मैं बोरो मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो कॉमन पब्लिक से हम लोग लेते हैं, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कॉमन पब्लिक से लेते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ लोन, और उस पर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ मतलब क्या कि द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू। मतलब पब्लिक डेप्थ मतलब क्या कि हम लोग जो भी लोन्स वगैरह लेते हैं, पब्लिक डेप्थ का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग लोन्स वगैरह लेते हैं कॉमन पब्लिक से, जो भी हम लोग लोन्स वगैरह लेते हैं कॉमन पब्लिक से, या फिर नॉट ओनली कॉमन पब्लिक बट बाहर से भी, मतलब इंटरनली, एक्सटर्नली। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अभी हम लोगों को एज ए कॉमन पीपल लोन की ज़रूरत होती है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, बैंक्स में चले जाते हैं, लोन्स ले लेते हैं। वैसे ही हमारी कंट्री को कितना भी रेवेन्यू इनकम मिलने दो, प्रॉफिट्स मिलने दो, पर मे बी अगर पैसा कम पड़ता है तो वो भी कहीं ना कहीं से लोन लेती है। तो ये लोन दो पार्ट्स में लिए जाते हैं, एक होता है इंटरनल एंड एक होता है एक्सटर्नल। सो इंटरनल क्या होता है, इंटरनल बोरोइंग मतलब सिटीजन्स बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जो बैंक से वगैरह हम लोग इंटरनली विद इन द कंट्री जो लोन लेते हैं वो होता है इंटरनल डेप्थ। सेकेंड आता है एक्सटर्नल डेप्थ। एक्सटर्नल डेप्थ क्या होता है कि ऐसा टाइप का डेप्थ या ऐसे टाइप का लोन जो हम लोग कंट्री के बाहर से लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल से लेते हैं, मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, तो फिस्कल पॉलिसी मतलब जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे टैक्स रेट्स वगैरह एडजस्ट करते हैं या चेंजेस करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो कर पाए। फिर आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेप्थ पॉलिसीज टू रेफर्ड फॉर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या, हमारी कंट्री की पॉलिसी और अच्छे से और स्मूथली चले इसके लिए वो लोग क्या कहते हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है जो शुरू होता है अप्रैल में, ख़त्म होता है मार्च में। एवरी टाइम जब भी मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा हमारा एक बजट निकलता है जिसमें किस हिसाब से क्या खर्चे रहेंगे, क्या टैक्सेस लगेंगे, कैसे इनकम होगा, कैसे, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर निकलता है। इसमें हमारे सारे एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दोनों भी होते हैं। देखो इंस्ट्रूमेंट है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट
मेरे जो पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस रहेंगे, मेरा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रहेगा। ये आर्टिकल 112 के हिसाब से चलता है, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं। तो ये जो बजट है वो फ्रेंच वर्ड इसमें से आया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे जो बजट है वो दो पार्ट के निकलते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। सो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके उस पर जो पैसा मिलता है टैक्सेस के फॉर्म में मिल गया, मतलब टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स जो हम लोगों ने नॉन टैक्स मतलब जो फाइन्स पेनल्टीज़ वगैरह दिखे वो, तो ये सारी चीज़ों से हम लोगों को पैसा मिलता है। कैपिटल मतलब हम लोगों ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए रहते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि मेट्रो, मोनो या फिर रेलवेज़ आ गए या फिर रोड कंस्ट्रक्शंस आ गए, तो ये सारी चीज़ हो गई हमारी कैपिटल के बजट्स बनते हैं। तो बेसिकली बजट्स में 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों पार्ट्स को सिंपली एकदम इजीली समझो। बैलेंस बजट क्या है, एक तो हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। जहाँ पे ये दोनों सेम लेवल पे हैं, इनकम और एक्सपेंस दोनों सेम लेवल पे है, तो हो गया बैलेंस ऑफ बजट। जहाँ पे मेरा इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, मतलब इनकम ज़्यादा हुआ मतलब प्रॉफिट है, तो हो गया सरप्लस। और जहाँ पे मेरा इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है, खर्चा बढ़ा, पैसा कम है, नुकसान है, तो दैट इज़ डेफिसिट। सो बैलेंस बजट का मतलब क्या रहता है, जहाँ पे रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सरप्लस मतलब जहाँ पे रिसिप्ट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट मतलब जहाँ पे रिसिप्ट कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट उसका अभी बैलेंस बजट का देखो, एडवोकेटेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। ये किसने लिख के दिया, एडम स्मिथ ने लिख के दिया है। ठीक है, बैलेंस बजट के बारे में। फिर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल इफेक्ट ऑफ वर्किंग इन द इकोनॉमी, मतलब ये न्यूट्रल है, इनकम जितना उतना ही एक्सपेंस है, दोनों इक्वल है, तो ये न्यूट्रल है। सेकेंड, यहाँ पे सरप्लस में क्या बोला था, रिसिप्ट ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो वो टाइम पे मेरे जो सरप्लस बजट है, मतलब मेरा जो सरप्लस बजट है वो ये ज़्यादातर यूज़ कब होगा, इन्फ्लेशन में, जब भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ बढ़ती है, वो टाइम पे वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द राइज इन द प्राइस कैन बी चार्ज इन द लोअरिंग द लेवल ऑफ द इफेक्ट इन द डिमांड ऑफ अ इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट की प्राइजेस है वो राइज होती है, वो किस हिसाब से चेक किए जाएंगे, तो मेरे डिमांड के हिसाब से। डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस कम होती है, डिमांड कम होती है, प्राइस ज़्यादा होती है, तो ये सरप्लस बजट में इस हिसाब से देखा जाता है। डेफिसिट में क्या बोला था, लॉस मतलब जहाँ पे इनकम मतलब रिसिप्ट कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो ये टाइम पे हम लोग डिप्रेशन लेवल पे जाते हैं। बैलेंस बजट दोनों न्यूट्रल रहता है, सरप्लस में इन्फ्लेशन होता है, डेफिसिट में डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बाय द बोरोइंग मनी एंड थ्रू द डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन्स वगैरह ले लेगी, कहीं और से पैसा अरेंज करेगी, और ये जो डेफिसिट, ये लॉस है, वो कवर आउट करने के लिए ट्राई करेगी। सो बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट, ये तीनों क्लियर हो चुके हैं। सो चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, इन दोनों में भी आपको कुछ भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। आपको कुछ और हेल्प चाहिए या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी ज़रूर वर्क करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।